हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में। कल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि व्यवहारवाद क्या होता है। व्यवहारवाद की डेविड ईस्टर ने जो है कौन कौन सी अजम्पशन दी है, कौन कौन सी मान्यताएं दी हैं। कल हमने पढ़ा था कि व्यवहारवाद जो है वह परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति जो असंतोष था उसके लिए जो है वह एक क्रांति थी व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता के रूप में माना जाता है डेविड ईस्टन को। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वह चार्ल्स मेरियम की जो है बुक से होती है, जिसने व्यवहारवाद को एक दिशा जो है वह प्रदान की। अब हम आज बात करेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। पोस्ट बिहेवियरलिज्म है क्या? यह व्यवहारवादी जो है वह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक तीव्र जो है वह प्रतिक्रिया थी, जिसको उत्तर व्यवहारवाद के रूप में या पोस्ट बिहेवियरलिज्म के रूप में जो है वह जाना जाता है। व्यवहारवाद में बहुत सारी कमियां थी, व्यवहारवाद की बहुत सारी जो है वह आलोचनाएं थी। जैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध जो है वह प्रतिक्रिया थी व्यवहारवाद, उसी तरह जो है व्यवहारवाद में भी जो है वह बहुत सारी कमियां थी। उसके फलस्वरूप जो है वह उत्तर व्यवहारवाद आया। अब व्यवहारवाद की पहले हम आलोचनाएं देखेंगे, फिर हम आते हैं जो है वह पोस्ट बिहेवियरलिज्म पर। तो व्यवहारवाद की सबसे हम लेंगे आलोचनाएं। व्यवहारवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म क्या है बिहेवियरलिज्म का? बिहेवियरलिज्म के अंदर जो है वो सबसे बड़ी जो है वो उनकी वीकनेस थी कि उनमें मूल्यों का पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्यवहारवाद का मेन मोटो क्या था कि राजनीतिक सिद्धांतों को जो है वो पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाना, और साइंस बनाने के लिए जो है वो नई नई टेक्निक का जो है वो यूज़ करना, और इन नई टेक्निक्स के पीछे, नए तथ्यों के पीछे जो है वह भागने के लिए वो जो बेसिक उनके जो मॉरल होते हैं, मूल्य होते हैं, उनकी जो है वह अपेक्षा करने लगे पॉलिटिकल थिंकर। यानी कि व्यवहारवाद की जो है वह सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी जो है वह मूल्य निरपेक्षता। मूल्यों के अभाव के कारण जो है राजनीति विज्ञान के नीति निर्माण है, जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको जो है वह सॉल्व व्यवहारवाद के द्वारा जो है वह नहीं किया गया। अगर हम मूल्य निरपेक्षता की, वैल्यू डिटर्मिनेशन की जो है वह अवहेलना करें, है ना, मूल्यों पर हम जोर नहीं दें, तो हमारे लिए डेमोक्रेसी भी एक जैसी होगी और तानाशाही भी जो है वह एक जैसी होगी। यानी कि प्रजातंत्र और तानाशाही में हम भेद नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी के अंदर। तो व्यवहारवाद की जो है वह सबसे बड़ी की है कि मूल्यों की जो है वह अवहेलना जो है वह की गई है। मूल्यों की अवहेलना, क्योंकि इसमें जो है वह कल्पना और मूल्यों का जो है वह कोई स्थान जो है वह नहीं था, कोई स्थान जो है वह नहीं था। अगर हम मूल्यों पर जोड़ नहीं देते हैं तो हमारे लिए प्रजातंत्र और तानाशाही सब जो है वह एक जैसे ही हैं। इसके अलावा जो है वह व्यवहारवादियों ने अपना जो है वह पूरा जो है वह जो उनका जो होता है समर्थन वो लगा दिया कि राजनीतिक विज्ञान को जो है वह विज्ञान बनाना चाहिए, मतलब विज्ञान की तरह जो है वह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहारवादियों ने अब तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में किर्कपैट्रिक, डेल आदि विद्वानों ने, और एक और हम लेते हैं यूलाउ आदि विद्वानों ने जो है वह यह माना कि व्यवहारवादियों ने अभी तक जो है वह मानव व्यवहार को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। इन विद्वानों का मानना था कि व्यवहारवाद ने जो है वह मानव व्यवहार को विज्ञान के संदर्भ में जो है वह अभी तक जो है वह प्रस्तुत नहीं किया है। और व्यवहारवादियों की एक सबसे बड़ी जो है वह कमजोरी यह थी कि उन्होंने जो है वह टेक्निक पर ज़्यादा जोर दिया, और वह टेक्निक पर इतना जोर देने लगे कि वह अपने जो है वह सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वह तथ्यों और आंकड़ों को जो है वह एकत्रित करने लगे। वह अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है उनमें जो है वह क्या होता है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को छोड़कर जो अमहत्वपूर्ण जो तथ्य और आंकड़े होते हैं जिनके अंदर टेक्निक का यूज़ किया जाता है उनको जो है वह ज़्यादा वो इकट्ठा करने लगे। इसलिए व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि इसमें टेक्निक पर यानी कि पद्धतियों पर जो है वह बहुत ज़्यादा जो है वह जोर दिया गया। तो व्यवहारवाद की कमजोरी है कि इसमें पद्धतियों पर यानी कि जो टीचिंग मेथड है, टेक्निक है, उन पर जो है वह ज़्यादा जोर दिया गया, पद्धतियों पर
ज़्यादा जोर। और ये महत्वपूर्ण तथ्य तो इकट्ठे नहीं करते थे, लेकिन जो अमहत्वपूर्ण तथ्य है जिनमें जो टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है उन तथ्यों को जो है वह एकत्रित करने लगे। इस व्यवहारवाद की कमजोरियों के कारण ही उत्तर व्यवहारवाद का जो है वह जन्म हुआ। और इस पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो जनक है, फादर है, वो भी किसको कहा जाता है? डेविड ईस्टन को ही कहा जाता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो जनक है उनको जो है वह क्या कहा जाता है? डेविड ईस्टन जो है वह कहा जाता है, क्योंकि 1960 में जो है वह डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के बारे में अपने सिद्धांत दिए थे। उस पर जो है व्यवहारवाद की स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया और उस व्यवहारवाद ने जो है वह उत्तर व्यवहारवाद का जो है वह रूप लिया। तो व्यवहारवाद को जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जो है वो जाना जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने डेविड ईस्टन में इसमें चेंज करके उन्होंने जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में अपनी जो है वह नई मान्यताएं दी, नए अजम्पशन जो है वह दिए। क्योंकि व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के चक्कर में मूल्यों को जो है वह त्याग दिया गया था और व्यवहारवाद के अंदर जो है वह केवल तथ्यों पर जोर दिया गया। फिर है ना क्या हुआ कि जो सिद्धांत के अंदर जो है वह प्रासंगिकता जो है वह घटने लगी, रिलीवेंस जो है वह घटने लगा। मतलब उनको जो है वह अच्छी तरह से शोध करके उन सिद्धांतों की रचना जो है वह नहीं की गई और उनकी जो है वह व्यवहारवाद की आलोचना जो है वह की गई, क्योंकि मूल्यों को त्याग दिया गया और केवल तथ्यों पर जोर दिया गया। मूल्यों को जो है वह त्याग कर केवल तथ्यों पर जो है वह जोर दिया गया। और साइंटिफिक मेथड का और तथ्य भी कौन से? जो अमहत्वपूर्ण विषय के। इस संबंध में एक फेमस पंक्ति है कि जब है ना रोम जल रहा था तब नीरो जो है वह बांसुरी बजा रहा था। तो इसी टाइप से व्यवहारवाद के अंदर बहुत सारे जो है वह डॉलर्स खर्च किए गए, लेकिन कोई भी साइंटिफिक रीज़न है ना, मानव व्यवहार को साइंटिफिक तरीके से जो है वह पेश नहीं किया गया और न ही ऐसे जो है वह राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया जिसके द्वारा वर्तमान की समस्याओं को जो है वह सॉल्व किया जा सके। सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए व्यवहारवाद जो है वह बेनिफिशियल नहीं रहा। तो अपने जो है इस व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए डेविड ईस्टन ने वापस अपने पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की मीटिंग के अंदर 65वां ये कॉन्फ्रेंस था, 65वें सम्मेलन कौन सा? पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में डेविड ईस्टन ने, जो कि न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन जो है वह आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन जो है वह आयोजित किया गया था, ठीक है। 65वीं ये कॉन्फ्रेंस थी, ये आयोजित की गई थी 1969 के अंदर। 1960 के अंदर तो व्यवहारवाद दिया गया डेविड ईस्टन के द्वारा, उसकी अजम्पशन दी गई और 1969 में जो है वह न्यूयॉर्क के अंदर जो है वह उन्होंने वापस अपने जो है वो व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की जो है वह अजम्पशंस, उनकी जो है वह मान्यताएं जो है वह प्रस्तुत की। उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति के स्थान पर एक नई वैचारिक क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की। डेविड ईस्टन ने उसको उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जो है वह जाना जाता है। इसमें उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति के स्थान पर नई वैचारिक क्रांति की अवधारणा, रिवॉल्यूशन की अवधारणा, कंसेप्ट जो है वह प्रस्तुत किया। उन्होंने मतलब व्यवहारवाद की जो है वह आलोचना और क्रिटिसिज्म को जो है वह स्वीकार किया और उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति के जो है वह स्थान पर अपना जो है वह नया कंसेप्ट रखा, अपनी नई जो है वह वैचारिक क्रांति की जो है वह रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसको उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जो है वह जाना जाता है।
उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में यह कहा गया कि व्यवहारवाद जो है वह समाज के ज्वलंत मुद्दों पर आंख मूंद कर बैठा था। यानी कि हम कहें तो आतंकवाद है, गरीबी है, बहुत सारी जो समस्या है, भ्रष्टाचार है, जनसंख्या है, इन ज्वलंत समस्याओं पर व्यवहारवाद जो है वह आंखें मूंद कर बैठा था। या हम ये कहें कि व्यवहारवाद इनको नज़रअंदाज जो है वह कर रहा था, क्योंकि एक तरफ तो लाखों डॉलर जो है वह खर्च किए गए इस व्यवहारवाद में, मानव व्यवहारवाद को साइंटिफिक जो है वह बनाने के लिए, कि मनुष्य के व्यवहार का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन जो है वह किया जाए। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वह क्या था, एक सुधार आंदोलन था। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या था, एक सुधार आंदोलन था, एक सुधार आंदोलन था। और इसके जो है वह दो लक्षण जो है वह बताए गए, डेविड ईस्टन ने जो है इस पोस्ट बिहेवियरलिज्म के दो लक्षण बताए। एक तो था कर्म और सेकंड था प्रासंगिकता, रिलीवेंस और एक्शन। ये दो जो है वह डेविड ईस्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण जो है वह बताए गए। कर्म, एक्शन और दूसरा डेविड ईस्टन ने बताया है रिलीवेंस। ये दो उन्होंने जो है वह थ्योरीज दी और उस सिद्धांत को जो है वह क्रीडो ऑफ रिलीवेंस कहा जाता है। प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद को कहा जाता है क्रीडो ऑफ रिलीवेंस, कहा जाता है। प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ पर? इस प्रकार जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म जो है वह 1969 के अंदर जो है वो होता है, 1969 के अंदर होता है। और इसके भी प्रणेता जो है वह डेविड ईस्टन को ही कहा जाता है। और डेविड ईस्टन ने अपने जो है वो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के बैठक में उन्होंने जो है वह स्पीच दी और उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी क्रांति के अंदर हम है ना विश्लेषण को जो है वह सार्थकता नहीं दे सकते, यानी कि रिलेवेंस जो है वह नहीं दे सके। यानी कि जो सिद्धांत जो है वह बनाया जाए उसके अंदर जो है वह सार्थकता होनी चाहिए, उसको जो है वर्तमान की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वह सॉल्व करने की क्षमता जो है वह होनी चाहिए। अतः उन्होंने कहा कि हमें जो है वह उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को जो है वह अपनाना होगा। व्यवहारवाद के विरुद्ध एक हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद एक तीव्र जो है वह क्या थी, प्रतिक्रिया थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वो बहुत सारे व्यवहारवादी प्रयास किए गए, उनके माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय है, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप जो है वह देने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सारे प्रयास जो है वो क्या रहे, अपूर्ण जो है वह रहे या असैद्धांतिक जो है वह रहे, इनको जो है वह अच्छी तरह से जो है वह लागू नहीं किया गया। इसलिए जो है वो उत्तरवाद व्यवहारवाद का जो है वह जन्म हुआ। और इसका मेन कारण यह भी था कि जो व्यवहारिक क्रांति के साथ ही समाज के अंदर, विश्व के अंदर जो है वह अनेक संकटें और समस्याएं जो है वह खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर पावर का जो है वह भय है, अमेरिका के अंदर जो है वह काले और गोरे लोगों के लिए जो है वह भेद चल रहा था। इसके अलावा तानाशाही की जो है वह बढ़ती हुई समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट है, पॉवर्टी है, गरीबी है। इसलिए व्यवहारवाद इन समस्याओं को जो है वह सॉल्व करने के लिए जो है वह सही नहीं था। इस कारण जो है वो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जो है वह अजम्पशन जो है वह क्या है ना, बेसिक जो है वह इसके फीचर्स। तो सबसे पहले हम लेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसकी अजम्पशन क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, इसके जो है वह फीचर्स जो है वह क्या है। तो सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद के अंदर दो लक्षण थे, एक तो था क्रीडो और
रिलीवेंस, है ना। एक तो था एक्शन और दूसरा क्या था, रिलीवेंस। या हम ये बोल सकते हैं कि शोध की सार्थकता, शोध की जो है सार्थकता पर जो है जोर दिया गया, प्रासंगिकता पर। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के दो लक्षण बताए। एक तो बताया है प्रासंगिकता, या हम इसको बोलते हैं शोध की सार्थकता, ठीक है। या हम इसको दूसरा बोल सकते हैं प्रासंगिकता, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिलीवेंस, यानी कि जो भी शोध किए जाए, जो भी पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत जनरेट किए जाए, उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उसको जो है वो वर्तमान प्रॉब्लम के अंदर जो है वो सॉल्व करने का की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा डेविड ईस्टन ने दिया कर्म, जिसको हम बोलेंगे एक्शन। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के जो है वो दो प्रमुख लक्षण थे, इसलिए इसे क्रीडो ऑफ रिलीवेंस जो है कहा जाता है, प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा जाता है। और इसमें जो है डेविड ईस्टन ने जो है उत्तर व्यवहारवाद की 7 अजम्पशन दी है, 7 जो है मान्यताएं दी है। तो उत्तर व्यवहारवाद की हम 7 मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इनकी मान्यताएं प्रविधि से पूर्व सार, प्रविधि से पूर्व सार। इसको बोलेंगे substance must come before technique, ठीक है। सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि व्यवहारवादी जो है तथ्यों को ज़्यादा प्रधानता देते थे। उनका कहना था कि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी तथ्यों पर ज़्यादा जो है जोर देते थे, और इसलिए उन्होंने जो है क्या की, मूल्यों की जो है अपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि तथ्य और टेक्निक का जो है साथ साथ और अच्छी तरीके से जो है प्रयोग किया जाए। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि तथ्यों व तकनीक का उचित तरीके से जो है प्रयोग किया जाए। उनका कहना था कि हमें केवल टेक्निक के पीछे जो है नहीं भागना है, बल्कि जो है हमें फैक्ट को भी जो है इकट्ठा करना है। जो फैक्ट जो है सही है और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनको भी हमको इकट्ठा करना चाहिए। हमको तथ्यों की बलि चढ़ाकर जो है केवल टेक्निक के पीछे जो है नहीं भागना चाहिए, जैसा कि व्यवहारवादी भागते थे। व्यवहारवादी जो है तथ्यों को भी इम्पोर्टेंस कम देते थे और जो अमहत्वपूर्ण फैक्ट है उनको इकट्ठा करने लगे रहते थे और साथ में टेक्निक के पीछे जो है भागते थे। लेकिन उत्तरवादी भी कहते हैं कि हमें तथ्यों और टेक्निक दोनों पर जो है जोर देना चाहिए और दोनों का जो है साथ साथ जो है यूज़ करना चाहिए और सही तरीके से। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हम रिसर्च वर्क के लिए हम अलग अलग जो है क्या करते हैं, डिवाइसेस का उपयोग करते हैं, यानी कि हम अलग अलग जो है उपकरणों का यूज़ करते हैं और उनका विकास करते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में तथ्यों को भी जो है इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इसके अलावा उत्तर व्यवहारवादियों का मानना ये था कि हम जो भी उपकरण बनाए, साइंटिफिक तरीकों का यूज़ करने के लिए जो भी डिवाइस बनाते हैं, तो उन उपकरणों का भी जो है अपने सिद्धांतों के अंदर, अपने जो है रिसर्च वर्क के अंदर उन उपकरणों का भी, डिवाइसेस का भी, इक्विपमेंट का भी जो है यूज़ किया जाना चाहिए। इस संबंध में जो है व्यवहारवादियों का एक फेमस नारा था। व्यवहारवादियों ने तो इस संबंध में कहा था, व्यवहारवादियों का नारा था इस संबंध में कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं।
ये व्यवहारवादियों का नारा था। इन्होंने कहा कि इट वॉज better to be wrong than vague। और उत्तर व्यवहारवादियों का नारा, उन्होंने क्या मोटो दिया? उनका कहना था कि अप्रासंगिकता सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था। अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। इट वॉज बेटर टू बी vague than non-relevantly precise। अब व्यवहारवादी तो कहते थे कि भाई अपने शोध के अंदर प्रासंगिकता होनी चाहिए, रिलीवेंस जो है वह होनी चाहिए। और व्यवहारवादियों का नारा है कि भाई गलत होना जो है वो उतना बुरा मतलब गलतपन हो सकते हैं तो चलता है। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक व्यवहारवादियों का कहना था कि भाई रिलीवेंस नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आप जो है वह क्या हो, फैक्ट के पीछे भागो, टेक्निक के पीछे भागो। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अभी हमने एक अजम्पशन के बारे में पढ़ा है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट डेविड स्टेम की मान्यताओं को लेकर। थैंक यू।